तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जैक रीचर 3 के बारे में, जो कि हमें अपकमिंग पार्ट देखने को मिलने वाला है जैक रीचर्स का। और अब तक हमें इसके तकरीबन 2 पार्ट देखने को मिल चुके हैं। तो तीसरे पार्ट की पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड ज्विक ने किया है, जिसे रिचर्ड वेंक ज्विक और मार्शल हर्सकोविच ने लिखा है, और यह ली चाइल्ड के 2013 के उपन्यास पर आधारित है। 2012 की फिल्म का सीक्वल। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने जैक रीचर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है और कोबी स्मल्डर्स है। कथानक रीचर के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का अनुसरण करता है, जिसे जासूसी के लिए फंसाया गया है, क्योंकि दोनों एक अंधेरे षड्यंत्र का खुलासा करते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई और फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई। 6 इसने दुनिया भर में $162 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की, जिन्होंने क्रूज के प्रदर्शन और फिल्म के एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन कथानक की आलोचना की। 7 कथानक। जैक रीचर एक आवारा और भूतपूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अन्वेषक और मेजर 110वीं अमेरिकी सेना सीआईडी सैन्य पुलिस एमपी को भ्रष्ट ओक्लाहोमा शेरिफ रेमंड वुर और उसके स्थानीय डिप्टी को गिरफ्तार करने और मानव तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ करने में मदद करता है। मेजर सुसान टर्नर से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी में अपने पुराने सैन्य मुख्यालय में लौटते हुए, जिसके साथ वह अपनी यात्रा के दौरान फोन पर काम कर रहा था, रीचर को कर्नल सैम मॉर्गन से पता चलता है कि टर्नर पर जासूसी का आरोप लगाया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सबूतों से पता चलता है कि टर्नर अफगानिस्तान में 2 अमेरिकी सेना के एमपी सैनिकों की हत्या में शामिल है, लेकिन रीचर का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वह टर्नर के वकील आर्मी जेएजी कर्नल मूरक्रॉफ्ट से मिलता है ताकि पता चल सके कि उसके खिलाफ क्या आरोप है। मूरक्रॉफ्ट उसे बताता है कि उसकी एक पुरानी परिचित कैंडिस डटन ने रीचर के खिलाफ पितृत्व का मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वह उसकी 15 वर्षीय बेटी सामंथा का जैविक पिता है। रीचर उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। मूरक्रॉफ्ट को हंटर द्वारा पीट-पीटकर मार डाला जाता है, जो एक भूतपूर्व सोकोम संचालक से भारे का सिपाही बन गया है और रीचर को हत्या के लिए दोषी ठहराता है। रीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में ले जाया जाता है, जहां टर्नर को हिरासत में रखा गया है। जब 2 हत्यारे आते हैं तो वह उन्हें बेअसर कर देता है, फिर टर्नर के साथ भाग जाता है। वे मॉर्गन के पास जाते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि वह साजिश में शामिल है। हंटर बाद में मॉर्गन को मार देता है और फिर से रीचर को दोषी ठहराता है। रीचर और टर्नर सामंथा की निगरानी तस्वीरें खोजते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वह खतरे में है। उसके घर पहुंचकर वे पाते हैं कि उसके पालक माता पिता मारे गए हैं और वह छिपी हुई है। तीनों सुरक्षा के लिए टर्नर के पुराने निजी स्कूल की यात्रा करते हैं, लेकिन पाते हैं कि सामंथा या सैम के पास उसका मोबाइल फोन है, जिसे दुश्मन ने ट्रैक कर लिया है। वे जल्दी से निकल जाते हैं, जिसके दौरान सैम एक छात्र से क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है। तीनों न्यू ऑरलियंस में डेनियल प्रुधोम की तलाश में जाते हैं, जो उन हत्याओं का एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसके लिए टर्नर को फंसाया गया है। रास्ते में सैम ने खुलासा किया कि उसने ही अपनी मां के लिए रीचर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पितृत्व मुकदमा दायर किया था। रीचर और टर्नर प्रुधोम को ड्रग एडिक्ट्स से भरे एक खंडहर गोदाम में पाते हैं। प्रुधोम का संबंध पैरासोर से है, जो एक निजी सैन्य संगठन है जो हत्याओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। रीचर टर्नर के दोस्त कैप्टन एंथनी एस्पिन से संपर्क करता है ताकि उसे हिरासत में ले लिया जाए, लेकिन पैरासोर्स के गुर्गों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और प्रुधोम मारा जाता है, जबकि रीचर घायल एस्पिन को बचाता है। पैरासोर्स के सीईओ जनरल जेम्स हार्कनेस
सैम को पकड़ने के लिए हंटर को भेजते हैं। रीचर, टर्नर, एस्पिन और एमपी की एक टीम प्रुधोम से मिली सूचना पर काम करते हुए देश में प्रवेश करने वाले हथियारों की खेप को रोकते हैं, जहां वे हरकनेस और उसके आदमियों से भिड़ते हैं। एस्पिन को एंटी टैंक हथियार मिलते हैं, जैसा कि फ्लाइट मैनिफेस्ट में बताया गया है, जिसके अंदर अफीम छिपा हुआ है। उन्हें यह भी पता चलता है कि हरकनेस ने टर्नर को फंसाया था, जो उसकी गतिविधियों की जांच कर रहा था, 2 सैनिकों की हत्या के लिए, जिनकी हत्या वास्तव में हंटर ने की थी। जब उन्हें पता चला कि हरकनेस विद्रोहियों को हथियार बेच रहा था और अमेरिका में अफीम की तस्करी कर रहा था, हंटर और उसके आदमी रीचर को एक मुठभेड़ में फंसाने के लिए न्यू ऑरलियंस में सैम का पीछा करते हैं। जबकि रीचर और टर्नर उसके गुर्गों को मारते हैं, हंटर सैम को एक छत पर पकड़ लेता है। हालांकि जब रीचर आता है तो वह भागने में सफल हो जाती है। वह हंटर से भिड़ जाता है और उनके बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसका अंत रीचर द्वारा हंटर के हाथ, पैर और गर्दन को तोड़ने और फिर उसके शरीर को छत से नीचे गिराने के साथ होता है। हारकनेस की गिरफ्तारी के बाद टर्नर को उसकी कमान में बहाल कर दिया जाता है। रीचर संपर्क बनाए रखने का वादा करता है, फिर सैम से मिलने एक डिनर पर जाता है। वह उससे कहता है कि अगर वह उसकी मां को पहचान लेगा तो वह उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसे हर वह महिला याद है जिसके साथ वह सोया है। सामंथा बताती है कि जो वेट्रेस उसे सेवा दे रही थी वह वास्तव में उसकी मां है, इसलिए रीचर उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं पहचाना। रीचर और सैम फिर अनिच्छा से अलग हो जाते हैं। जब वह सड़क पर चल रहा होता है तो वह फोन की घंटी सुनकर हैरान हो जाता है, जिसे उसने अपनी जेब में डाल लिया था। रीचर को सैम का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? वह मुस्कुराता है और सवारी के लिए अपना अंगूठा आगे बढ़ाता है। रालना, टॉम क्रूज जैक रीचर के रूप में एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस अधिकारी जो टर्नर की तरह पहले मेजर था। कोबी स्मल्डर्स, मेजर सुसान टर्नर के रूप में। एल्डिस हॉज, कैप्टन एस्पिन के रूप में। डेनिका यारोश, सामंथा के रूप में जैक रीचर की कथित जैविक बेटी। जेसिका स्ट्रूप, लेफ्टिनेंट सुलिवन के रूप में। पैट्रिक ह्यूसिंगर, द हंटर। होल्ट मैककेलेनी, कर्नल सैम मॉर्गन। रॉबर्ट नेपर, जनरल जेम्स हार्कनेस। सार्जेंट लीच के रूप में मैरलिन हॉर्चर। कर्नल मूरक्रॉफ्ट के रूप में रॉबर्ट कैटरिनी। डेनियल प्रुधोमे के रूप में ऑस्टिन हेबर्ट। जेसन डगलस, शेरिफ रेमंड वुड। जर लोरमंड, स्थानीय डिप्टी के रूप में। इसके अलावा जैक रीचर उपन्यास श्रृंखला के लेखक ली चाइल्ड ने टीएसए एजेंट के रूप में संक्षिप्त भूमिका निभाई है। उत्पादन रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने लिखा। स्टार ने लेखक ली चाइल्ड्स के एक्शनलिट पूर्व सैन्य नायक को इस संतोषजनक सीक्वल में चपलता, क्रोध और त्वरित बुद्धि प्रदान की है। ट्रेवर्स ने नोट किया कि क्रूज किताबों के चरित्र से बहुत अलग है और आलोचकों को इसे भूलने की जरूरत है, और कहते हैं, क्रूज को रीचर का मूल उसकी आंखों में मिलता है, एक भयावह नज़र के साथ जो कहती है कि यह अकेला भेड़िया अभी भी एक मिशन पर है और अभी भी घर से बहुत दूर है। यही वह रीचर है जिसे ली चाइल्ड ने अपनी किताबों में बनाया है, और क्रूज उसे गौरवान्वित करता है। 37 हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने इसे पहले रीचर फीचर से एक उल्लेखनीय गिरावट कहा और कहा कि संख्या आधारित कथानक, पहले देखे गए सभी एक्शन मूव्स, साधारण स्थान और स्टार के साथ बड़े पैमाने पर गुमनाम कलाकार इसे कम किराए का एहसास देते हैं। 38 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने लिखा। ज्विक मुश्किल से हमारे एड्रेनालाइन को गुदगुदाने में कामयाब होता है। न्यू ऑरलियंस हैलोवीन परेड के बीच चरमोत्कर्ष तक इंतजार करता है, ताकि एक ऐसा दृश्य पेश किया जा सके जो वैध रूप से यादगार के रूप में दर्ज हो सके। 39 भविष्य मुख्य लेख, रीचर टीवी श्रृंखला, टेलीविजन श्रृंखला,
नेवर गो बैक के मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के बाद तीसरी किस्त की योजना में देरी हुई, जबकि अमेज़न के प्राइम वीडियो के लिए एक विशेष स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला के रूप में एक रिबूट की घोषणा की गई। 40 एलन रिचसन की मुख्य भूमिका वाली रीचर का 8 एपिसोड का पहला सीजन 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया। इसके बाद 2023 से 2024 में दूसरा सीजन और 2025 में तीसरा सीजन आया। श्रृंखला चाइल्ड के पहले उपन्यास किलिंग फ्लोर 41 और उपन्यास बैड लक एंड ट्रबल और परसुएडर को अनुकूलित करती है। अक्टूबर 2024 में चौथे सीजन की घोषणा की गई। 42 संभावित सीक्वल फिल्म। जुलाई 2020 में क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने कहा कि क्रूज और वह शीर्षक चरित्र वाली अतिरिक्त फिल्मों के विकास पर काम कर रहे थे। तीसरी फिल्म की योजनाओं में गहरे विषय शामिल थे, साथ ही श्रृंखला की भविष्य की फिल्मों को आर रेटेड बनाने का इरादा था। फिल्म निर्माता ने बाद की तारीख में श्रृंखला में वापसी की संभावना को स्वीकार करते हुए कहा कि फ्रेंचाइजी आगे बढ़ गई है, हम नहीं। 43 जबकि जैक रीचर को एक फिल्म श्रृंखला के लिए एक टेंटपोल बनाने का इरादा था, उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर इसके निस्तेज प्रदर्शन के कारण शुरुआत में इसकी सीक्वल की संभावना कम बताई गई थी। 8 फरवरी 2013 में फिल्म द्वारा दुनिया भर में $200 मिलियन की कमाई को पार करने के बाद सीक्वल की संभावना अधिक हो गई। 9 दिसंबर 2013 को पैरामाउंट पिक्चर्स और स्काईरांस मीडिया ने घोषणा की कि वे दूसरी फिल्म के विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कथित तौर पर 2013 के जैक रीचर उपन्यास नेवर गो बैक पर आधारित है। 14 मई 2014 को टॉम क्रूज को जैक रीचर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की सूचना मिली थी। 19 मई 2015 को डेडलाइन ने बताया कि एडवर्ड ज्विक क्रूज के साथ फिर से काम करेंगे और फिल्म का निर्देशन करेंगे। ज्विक ने मार्शल हर्सकोविट्स और रिचर्ड वेंक के साथ पटकथा लिखी। ज्विक ने पहले 2003 की फिल्म द लास्ट समुराई में क्रूज का निर्देशन किया था। 14 अगस्त 2015 को कोबी स्मल्डर्स को महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में जोड़ा गया। 15 सितंबर को दानिका यारोश ने फिल्म में अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए। 17 सितंबर को एल्डिस हॉज को कलाकारों में जोड़ा गया। 15 और 22 सितंबर को पैट्रिक हेसिंगर को खलनायक की भूमिका में लिया गया। 16, 17, 12 नवंबर 2015 को रॉबर्ट कैटरिनी शामिल हुए। 18 और 20 जनवरी 2016 को रॉबर्ट नेपर को जनरल हार्कनेस, एक सेवानिवृत्त जनरल और एक निजी सैन्य फर्म के सीईओ के रूप में चुना गया। 19 फिल्माने। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 20 अक्टूबर 2015 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में शुरू हुई। 23 नवंबर 2015 को बैटन रूज में फिल्मांकन हुआ। 21 और जनवरी 2016 में सेंट फ्रांसिसविले में भी फिल्मांकन हुआ। 22-30 जनवरी 2016 को फिल्मांकन समाप्त हुआ। फिल्म को लुइसियाना में फिल्मांकन के लिए कर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सकल कुल उत्पादन बजट $96 मिलियन बताया गया, जिसमें लुइसियाना में स्थान पर $65 मिलियन का खर्च कर प्रोत्साहन के लिए पात्र था, जो $21 मिलियन था। 5 मुक्त करना। नाट्य विमोचन। 14 जून 2016 को एंटरटेनमेंट वीकली ने पहले ट्रेलर का पूर्वावलोकन प्रीमियर किया, जिसमें कोबी स्मल्डर्स ने फुटेज पेश किया। आधिकारिक जैक रीचर ट्विटर अकाउंट ने घोषणा की कि 22 जून 2016 को एक पूर्ण ट्रेलर जारी किया जाएगा। उद्धरण की आवश्यकता। फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जैक रीचर नेवर स्टॉप पंचिंग नामक एक ब्राउज़र गेम भी जारी किया गया था। 23 सितंबर 2015 में पैरामाउंट ने जैक रीचर नेवर गो बैक की रिलीज की तारीख 21 अक्टूबर 2016 तय की। 24 होम मीडिया। जैक रीचर नेवर गो बैक 17 जनवरी 2017 को डिजिटल एचडी पर रिलीज किया गया था। 25 और 31 जनवरी 2017 को ब्लूरे, अल्ट्रा एचडी ब्लूरे और डीवीडी पर। 26-27 मई 2018 तक
फिल्म ने घरेलू क्षेत्र में वीडियो बिक्री से 14.5 मिलियन डॉलर कमाए थे। 3. स्वागत। बॉक्स ऑफिस। जैक रीचर नेवर गो बैक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 58.7 मिलियन डॉलर और अन्य देशों में 103.4 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 162 मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट 96 मिलियन था। 4. 5. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म ने उइजा, ओरिजिन ऑफ ईविल, कीपिंग अप विद द जोन्सेस, बू, अ मडी हैलोवीन और आई एम नॉट अशेम्ड के साथ शुरुआत की और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,780 सिनेमाघरों से लगभग 20 मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान था। स्टूडियो को लगभग 17 मिलियन डॉलर की शुरुआत की उम्मीद थी। 28. इसने 1,850 सिनेमाघरों में मध्यरात्रि के शो में 1.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो ऑब्लिवियन के 1.1 मिलियन डॉलर से थोड़ा ऊपर और एज ऑफ टुमारो के 1.8 मिलियन डॉलर से कम था। 29 सप्ताहांत में फिल्म ने 23 मिलियन डॉलर की शुरुआत की, जो बू, अ मडी हैलोवीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। 30-31 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म में 58.2% की गिरावट आई। 32 उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपनी शुरुआत के साथ 42 देशों में रिलीज किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के कुल बाजार का लगभग 75% प्रतिनिधित्व करता है। 33 उन बाजारों में से 30 में फिल्म ने पहली रीचर फिल्म की तुलना में बड़ी शुरुआत की और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड 3.3 मिलियन डॉलर, फ्रांस 2.8 मिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 2 मिलियन डॉलर, रूस 2 मिलियन डॉलर, इंडोनेशिया 1.9 मिलियन डॉलर, ताइवान 1.6 मिलियन डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात 1.3 मिलियन डॉलर में सप्ताह की शीर्ष फिल्म ओपनिंग दर्ज की। 33 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 234 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 37% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.210 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, नीरसता से सूत्रबद्ध, जैक रीचर नेवर गो बैक एक एक्शन थ्रिलर सीक्वल है जिसका शीर्षक भी एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। 34 मेटाक्रिटिक पर 43 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 35 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पहली फिल्म को प्राप्त हुआ। 36-29 पैट्रिक ह्यूसिंगर, जन्म 14 फरवरी 1981, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें CW टीन ड्रामा सीरीज गॉसिप गर्ल 2008 के दूसरे सीजन में जेम्स शूलर बटा लॉर्ड मार्कस बीटन, USA नेटवर्क मेडिकल कॉमेडी ड्रामा सीरीज रॉयल पेन्स 2010-11 में एडम पियर्स और ब्रावो कॉमेडी ड्रामा सीरीज गर्लफ्रेंड्स गाइड टू डिवोर्स 2014-17 में मैक्स मैकार्थी के रूप में उनकी आवर्ती भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। ह्यूसिंगर को अमेज़न प्राइम वीडियो क्राइम थ्रिलर सीरीज एब्सेंटिया 2017-20 में FBI स्पेशल एजेंट निक डूरंट के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। ह्यूसिंगर का जन्म और पालनपोषण जैक्सनविले, फ्लोरिडा में हुआ, जहां उन्होंने डगलस एंडरसन स्कूल ऑफ द आर्ट्स में पढ़ाई की। 1. वह जुलियार्ड से स्नातक है। 2. आजीविका। ह्यूसिंगर ने 2005 की स्वतंत्र पीरियड ड्रामा फिल्म स्वीटलैंड में युवा लार्स के रूप में अपनी शुरुआत की और उसके बाद टाई ए येलो रिबन, द नैनी डायरीज और ब्लैक स्वान में दिखाई दिए। टेलीविजन पर ह्यूसिंगर को CW टीन ड्रामा गॉसिप गर्ल में लॉर्ड मार्कस की भूमिका के लिए जाना जाता है, जहां वे 2008 में 4 एपिसोड में दिखाई दिए थे और 2010 और 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटवर्क के रॉयल पेन्स में एडम की भूमिका में थे। वे ब्रावो टीवी की पहली मूल पटकथा वाली सीरीज गर्लफ्रेंड्स गाइड टू डिवोर्स में
मैक्स मैकार्थी की आवर्ती भूमिका में भी थे। अन्य टेलीविजन क्रेडिट में 30 रॉक, द गुड वाइफ, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, रेस्क्यू मी, अनफॉरगेटेबल और नेसेसरी रफनेस शामिल है। ह्यूसिंगर ने 2006 से 2008 तक स्पैमलॉट के राष्ट्रीय दौरे में लैंसलॉट के रूप में अभिनय किया। 2010 में उन्होंने नेकेड एंजेल्स के टोनी नामांकित ब्रॉडवे प्रोडक्शन नेक्स्ट फॉल में अभिनय किया। 3 अन्य थिएटर क्रेडिट में नेक्स्ट फॉल का ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन और फिडलर ऑन द रूफ, फेरका के रूप में का ब्रॉडवे पुनरुद्धार शामिल है। 2009 में ह्यूसिंगर कॉमेडी वेब सीरीज चेक इन ए बॉक्स में दिखाई दिए। 2010 और 2011 में वे कॉमेडी वेब सीरीज सबमिशन ओनली में दिखाई दिए। 2013 में उन्होंने एनबीसी सर्वाइवल ड्रामा सीरीज रिवॉल्यूशन में बाउंटी हंटर एडम के रूप में एक अतिथ्यभिनीत कहानी चाप की थी। 2015 में उन्होंने हुलू ओरिजिनल सीरीज कैजुअल में माइकल, एक फोटोग्राफी शिक्षक के रूप में अतिथ्यभिनीत भूमिका निभाई थी। ह्यूसिंगर को 2017 में प्रीमियर हुए एएक्सएन सीरीज एब्सेंटिया में स्पेशल एजेंट निक डूरंट के रूप में लिया गया था। फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 2005 उदार भूमि यंगलार्स, 2007 पीला रिबन बांधें जो मेसन, 2007 दादी की डायरी गारीवान, 2007 गहरी त्वचा जारेड लघु फिल्म, 2010 ब्लैक स्वान रिच चेंट, 2012 विलोब्रुक बिल हंटसमैन लघु फिल्म, 2012 स्नो व्हाइट एंड द 7 मूवीज प्रतिनिधि लघु फिल्म, 2012 फ्रांसिस हा रीड पैच क्राउज, 2013 मृत्यु का कारण पार्क में लड़का लघु फिल्म, 2015 एक सुंदर अब एरोन, 2016 जैक रीचर कभी वापस मत जाना शिकारी, 2018 आवास जेक सोमनेर। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 2008 गोसिप गर्ल जेम्स शूलर बटा लॉर्ड मार्कस बीटन 4 एपिसोड, 2009 30 रॉक ब्रायन एपिसोड जनरल सिमो, 2009 अच्छी पत्नी रे डेमोरी एपिसोड फिक्स्ड, 2009 कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई ब्रैडी हैरिसन एपिसोड विकृत, 2010 मुझे बचाओ स्टीव बर्टन एपिसोड वापसी, 2010 से 2011 रॉयल पेंस एडम पियर्स 4, जेसिका स्ट्रूप जन्म 23 अक्टूबर 1986, एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें 90,210 2008 से 2013 में सिल्वर द फॉलोइंग, 2014 से 2015 में मैक्स हार्डी और आयरन फिस्ट, 2017 से 2018 में जॉय मेचम की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू पर आधारित है। उन्हें हॉरर फिल्मों वैम्पायर बैट्स 2005, लिफ्ट इन डार्कनेस 2006, द हिल्स हैव आइज 2 2007, प्रोम नाइट 2008 और होमकमिंग 2009 में अभिनय करने के लिए चीख रानी के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन: स्ट्रूप का जन्म एंडरसन, साउथ कैरोलिना में हुआ था। वे जूडिथ और डॉन स्ट्रूप की बेटी है, जो मुस्क यूनियन बैंक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। 3 उन्होंने अपना बचपन चार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में बिताया। उन्होंने 2004 में प्रोविडेंस हाई स्कूल से स्नातक किया। 4 स्ट्रूप को जॉर्जिया विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली, लेकिन अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उद्धरण की आवश्यकता: आजीविका: स्ट्रूप की पहली अभिनय भूमिका 2005 में अनफेबुलस के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका में थी। उसके बाद से स्ट्रूप कई अन्य टीवी शो में नजर आ चुकी है, जैसे कि ग्रेज एनाटॉमी, अक्टूबर रोर और ट्रू ब्लड। 2007 में स्ट्रूप रीपर के 4 एपिसोड में नजर आईं, जिसमें उन्होंने नायक की पूर्व प्रेमिका की भूमिका निभाई। वह कई छोटी स्वतंत्र फिल्म निर्माणों में नजर आईं, जैसे कि लेफ्ट इन डार्कनेस, प्रे फॉर मॉर्निंग, वैम्पायर बैट्स। मार्च 2007 में स्ट्रूप ने द हिल्स हैव आइज 2 में मुख्य महिला भूमिका निभाई। स्ट्रूप ने एम्बर नामक
एक अमेरिकी सेना के राष्ट्रीय रक्षक सैनिक की भूमिका निभाई, जो अपने साथियों के साथ उत्परिवर्ती लोगों के एक समूह के खिलाफ अस्तित्व के लिए लड़ती है। यह फिल्म द हिल्स हैव आइज का फास्ट फॉरवर्ड सीक्वल थी, जो 1977 में इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में $67 मिलियन से अधिक की कमाई की। उसी वर्ष जेसिका ने दिस क्रिसमस में सहायक भूमिका निभाई। अप्रैल 2008 में स्ट्रूप को 90,210 में एक नियमित श्रृंखला के रूप में चुना गया, जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित श्रृंखला बेवरली हिल्स 90,210 का रीबूट था। स्ट्रूप ने हाई स्कूल की छात्रा एरिन सिल्वर की भूमिका निभाई, जो बेवरली हिल्स 90,210 से डेविड सिल्वर और केली टेलर की छोटी बहन है। आलोचकों की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद पायलट का प्रीमियर 2 सितंबर 2008 को 4.65 मिलियन दर्शकों के साथ हुआ। 2010 में स्ट्रूप को यंग हॉलीवुड अवार्ड्स में स्पार्कलिंग परफॉर्मेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2008 में भी स्ट्रूप ने फिल्म रीमेक प्रोम नाइट में क्लेयर की भूमिका निभाई। दिसंबर 2007 में MTV.com ने घोषणा की कि स्ट्रूप को होमकमिंग नामक एक और हॉरर फिल्म में कास्ट किया गया था, जो एक युवती को उसके प्रेमी की पूर्व प्रेमिका द्वारा अपहरण किए जाने की कहानी है। फरवरी 2008 में फिल्म का निर्माण पूरा होने के बावजूद इसे चुनिंदा सिनेमाघरों में सीमित रिलीज के लिए जुलाई 2009 तक रिलीज नहीं किया गया था। 2008 में स्ट्रूप ने द इन्फॉर्मर्स नामक फिल्म में राहेल की भूमिका निभाई। 2011 में स्ट्रूप ने फैमिली गाय में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 2 एपिसोड में कई पात्रों को आवाज दी। स्ट्रूप ने सेठ मैकफरलेन के साथ उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म टेड में फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने ट्रेसी की भूमिका निभाई, जो लोरी मिला कुनिस द्वारा अभिनीत की कार्यमित्र थी। 20 अगस्त 2013 को यह घोषणा की गई कि स्ट्रूप सीजन 2 में सीरीज के नियमित सदस्य के रूप में द फॉलोइंग में शामिल होंगी। उनका किरदार मैक्स रयान हार्डी केविन बेकन की भतीजी है। वह एक NYPD पुलिस अधिकारी है, जो वर्तमान में इंटेल डिवीजन में काम कर रही है। मैक्स रयान के साथ फिर से जुड़ती है और वह एक मूल्यवान सहयोगी बन जाती है। 6 मार्च 2017 में वह जॉय मेचम के रूप में आयरन फिस्ट के कलाकारों में शामिल हुई। 7 व्यक्तिगत जीवन। स्ट्रूप वर्तमान में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहती है। 8 स्ट्रूप ने 17 सितंबर 2022 को व्यवसायी नील हचिंसन से शादी की। 9 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 लहू पीने वाला चमगादड़ ईडन टेलीविजन फिल्म। 2006 सुबह के लिए प्रार्थना करें एशले। अंधेरे में छोड़ दिया गया जस्टिन डायरेक्ट टू वीडियो। बदमाशों के लिए स्कूल एली की पत्नी। टूटा हुआ सारा। 2007 पहाड़ियों की आंखें 2 एम्बर बारबी जॉनसन। दिस क्रिसमस सैंडी व्हिटफील्ड। संरचना एज टेलीपैथिक एली लघु फिल्म। 2008 प्रोम नाइट क्लेयर। मुखबिर राहेल। 2009 घर वापसी एलिजाबेथ मिचम। 2012 टेड ट्रेसी। 2016 जैक रीचर कभी वापस मत जाना लेफ्टिनेंट सुलिवान। दानिका यारोश जन्म 1 अक्टूबर 1998 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। वह शोटाइम सीरीज शेमलेस और NBC सीरीज हीरोज रीबॉर्न में नजर आईं। उन्होंने जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 में टॉम क्रूज के साथ सहअभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। यारोश बेडमिंस्टर, न्यू जर्सी की मूल निवासी है। विक्टर और लिंडा यारोश की बेटी है। उनके 3 भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन अमांडा जो अभिनय भी करती है, एक बड़ा भाई एरिक और एक छोटा भाई पीटर। 2 उसके पिता संयुक्त राज्य वायुसेना के पूर्व सदस्य है। 3 यारोश ने अपने शुरुआती साल बेडमिंस्टर में बिताए। आजीविका। यारोश पहली बार 5 साल की उम्र में निकोल किडमैन अभिनीत द स्टेपफोर्ड वाइव्स 2004
में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में फिल्म में दिखाई दी, जिसे उनके गृह नगर में फिल्माया गया था। 4. उन्होंने अभिनय और नृत्य का अध्ययन करना शुरू किया, पहले ऑफ ब्रॉडवे में दिखाई दी और फिर इंपीरियल थिएटर में बिली इलियट के 2009 ब्रॉडवे प्रोडक्शन में बैले डांसर करेन की भूमिका जीती, जब वह 10 वर्ष की थीं। 3. यारोश 12 साल की उम्र में अपनी मां के साथ लॉस एंजिल्स चली गई और टेलीविजन पर छोटे-मोटे किरदार निभाने लगी, जिसमें 30 रॉक और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट जैसी सीरीज शामिल है। वह 2012 की फिल्म द कलर ऑफ टाइम में नजर आईं, जिसमें मिला कुनिस और जेम्स फ्रैंको ने अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने कवि सी.के. विलियम्स के पहले प्यार की भूमिका निभाई थी। 5. इसके बाद यारोश ने निक एट नाइट सिटकॉम सी डेड रन और शोटाइम सीरीज शेमलेस में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं, जिसमें उन्होंने बाद की सीरीज में डोव कैमरून की जगह ली। जब उन्हें एनबीसी साइंस फिक्शन मिनिसीरीज हीरोज रीबॉर्न में कास्ट किया गया, तो उन्होंने कॉलेज में पूर्णकालिक रूप से भाग लेना स्थगित कर दिया। 3. यारोश ने 2016 की एक्शन फिल्म जैक रीचर नेवर गो बैक में जैक रीचर, टॉम क्रूज की होने वाली बेटी सामंथा का किरदार निभाया था। उन्होंने 2018 के स्पोर्ट्स ड्रामा द मिरेकल सीजन में एरिन मोरियार्टी और हेलेन हंट के साथ अभिनय किया। उन्होंने कैरोलीन लाइन फाउंड की भूमिका निभाई, जो आयोवा सिटी वेस्ट हाई स्कूल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, जिसकी टीम मोपेड दुर्घटना में मारे जाने के बाद राज्य चैंपियनशिप जीतने गई थी। 6. यारोश को क्रिस सिवर्टसन द्वारा लिखित ड्रामा फॉरेन एक्सचेंज में टेरी पोलो और डायलन वाल्श के साथ कास्ट किया गया था। 7. वह एलेक्स पेटीफर द्वारा निर्देशित फिल्म बैक रोड्स में भी दिखाई दीं। यारोश नेटफ्लिक्स सीरीज ग्रीनहाउस अकादमी के तीसरे सीजन के लिए ब्रुक ओसमंड की भूमिका में अभिनेत्री ग्रेस वान डायन की जगह शामिल हुईं। 8. फिल्मोग्राफी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2015 में यारोश टेलीविजन और फिल्म भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2004 स्टेपफोर्ड पत्नियां शहर में बच्चों का मेला बिना श्रेय। 4. 2010 कुचलना सारा लघु फिल्म। सेलिब्रिटी भूत की कहानियां युवा डेरिल एपिसोड 2.10। एक सांस दूर मारिया लघु फिल्म। 2011 30 रॉक स्कूल गर्ल एपिसोड टीजीएस हिट्स विमेन। देवदूत अभय लघु फिल्म। नर्ड युद्ध इवांका लघु फिल्म। एक क्रिसमस शादी की कहानी मेडिसन टेलीविजन फिल्म। 2012 सामान्य नज़र में बोनी आर्नेट बोनी विल्सन एपिसोड द मेरी वाइव्स ऑफ विट्सेक। प्रतिकार एशली सिमंस टेलीविजन फिल्म। समय का रंग उर्फ टार आयरीन पतली परत। 2013 1600 पेन जेसिका एपिसोड फ्रॉस्टिंग निक्सन। 2013 से 2014 पापा को भागते हुए देखो ओलिविया आवर्ती भूमिका 9 एपिसोड। 2014 से 2015 बेशर्म होली हरकिमर आवर्ती भूमिका 11 एपिसोड। 2010 से 2015 कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई एरियल थॉर्नहिल निकोल गोश्केरियन 3 एपिसोड। स्मल्डर्स ने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय महासागर संरक्षण संगठन ओशियाना के साथ एक सार्वजनिक सेवा घोषणा फिल्माई। 41 मई 2020 में उन्होंने लेट्स गो टू द मॉल की पैरोडी करते हुए एक क्लिप जारी की, जो उनके किरदार ने हाउ आई मेट योर मदर पर गाया था, जिसका शीर्षक था लेट्स ऑल स्टे एट होम, ताकि जनता को कोविड-19 लॉकडाउन लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्मल्डर्स ने प्रशंसकों को महामारी के बीच सेव द चिल्ड्रन, कनारा हेल्प्स और डेली ब्रेड फूड बैंक को दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 43 फिल्मोग्राफी पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2004 वॉकिंग टॉल विदेशी सौंदर्य। बदकिस्मत मेरी 44। 2005 लंबा सप्ताहांत एलेन। 2006 पलायन मनोरोगी श्यामला लघु फिल्म। रॉ चमत्कार श्रीमती पीटरसन लघु फिल्म 45। 2007 तूफान का इंतजार है अनाबेला डेलोरेंजो लघु फिल्म 46।
2009 स्लैमिन सैलमन तारा। 2012 द एवेंजर्स मारिया हिल, जमीनी स्तर पर क्लेयर। 2013 सुरक्षित ठिकाना कार्ली जो व्हीटली, डिलीवरी मैन एम्मा। 2014 लेगो मूवी वंडर वूमन बटा डायना प्रिंस आवाज। वे एक साथ आए, टिफनी एम्बर थिगपेन। कप्तान अमेरिका, शीतकालीन सैनिक मारिया हिल। 2015 अप्रत्याशित सामंथा एबॉट, 47। परिणाम कैट। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मारिया हिल। कनाडियन होना, स्वयं वृत्तचित्र। 2016 हस्तक्षेप रूबी। जैक रीचर, कभी वापस मत जाना मेजर सुसान टर्नर। 2017 सचमुच, हारून से ठीक पहले एलिसन। गंथर की हत्या लिसा मैककल्ला। 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मारिया हिल बिना श्रेय वाला कैमियो, पोस्ट क्रेडिट दृश्य। सॉन्गबर्ड जोआन स्काई। 2019 लेगो मूवी 2, दूसरा भाग वंडर वूमन बटा डायना प्रिंस आवाज। जैकोबा फ्रांसिस्का मारिया कोबी स्मल्डर्स, 1, जन्म 3 अप्रैल 1982, 2 एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्हें सीबीएस सीरीज हाउ आई मेट योर मदर 2005 से 2014 में रॉबिन शेरबेत्स्की के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपरहीरो फ्रेंचाइजी में शील्ड एजेंट मारिया हिल के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत फिल्म द एवेंजर्स 2012 से होती है। स्मल्डर्स की अन्य फिल्मों में सेफ हेवन 2013, द लेगो मूवी फ्रेंचाइज 2014 से 2019, रिजल्ट्स 2015, द इंटरवेंशन 2016 और जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 शामिल है। उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चूनेट इवेंट्स 2017, नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज 2017 से 2019, एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज टम्पटाउन 2019 से 2020 और एफएक्स ट्रू क्राइम सीरीज इम्पीचमेंट, अमेरिकन क्राइम स्टोरी 2021 में भी अभिनय किया। स्मल्डर्स ने 2010 में नोरा एफ्रॉन के नाटक लव, लॉस एंड व्हाट आई वोर के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अपना थिएटर डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने नोएल कावर्ट कॉमेडी प्रेजेंट लाफ्टर 2017 के पुनरुद्धार में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया और थिएटर वर्ल्ड अवार्ड अर्जित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्मल्डर्स का जन्म वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में एक डच पिता और एक ब्रिटिश मां के घर हुआ था। उनका पालन पोषण व्हाइट रॉक, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ और बाद में वे लॉर्ड बिंग सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल करने के लिए समृद्ध वेस्ट पॉइंट ग्रे परोस में चली गईं। उनका नाम उनकी परदादी के नाम पर रखा गया था, जिनसे उन्हें कोबी उपनाम मिला था। 3 स्मल्डर्स खुद को फ्रेंच की धारा प्रवाह श्रोता बताती है। 4 उनकी 4 बहनें हैं। 5 स्मल्डर्स एक बच्चे के रूप में गर्ल गाइड्स ऑफ कनाडा की सदस्य भी थीं। उन्होंने ब्राउनी 7 से 10 साल की उम्र की लड़कियों के लिए गर्ल गाइड कार्यक्रम के रूप में भाग लिया। 6 अपनी युवावस्था में स्मल्डर्स एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की ख्वाहिश रखती थीं। 4 उन्होंने हाई स्कूल के दौरान थिएटर में रुचि ली और अभिनय में लौटने से पहले कुछ समय के लिए विक्टोरिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 4 मॉडलिंग। स्मल्डर्स ने मॉडलिंग में काम किया, जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि वह इससे नफरत करती थीं। उन्होंने आगे कहा कि इस अनुभव ने उन्हें अभिनय को करियर के रूप में अपनाने के बारे में झिझक पैदा कर दी। आप जानते हैं, आप इन कमरों में जाते हैं और मुझे इतने लंबे समय तक लोगों द्वारा आपको शारीरिक रूप से आंकने का अनुभव हुआ है और मैं इससे उबर चुकी थी, लेकिन फिर ऐसा लगा, ओह नहीं, मुझे वास्तव में प्रदर्शन करना है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है और मुझे एक आवाज देनी है और मुझे अब विचार रखने हैं। 7 आजीविका। 2002 से 2016 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। एक श्यामला महिला मुस्कुराती है। 2008 में सीबीएस कार्यक्रम में स्मल्डर्स ने अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत 2002 में यूपीएन साइंस फिक्शन कॉमेडी सीरीज स्पेशल यूनिट 2 और शोटाइम साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज जेरेमिया में
अतिथि भूमिका के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन पर कई बार काम किया, जिसमें फॉक्स अलौकिक ड्रामा सीरीज ट्रू कॉलिंग 2003, डब्ल्यूबी सुपरहीरो सीरीज स्मॉलविले 2003 और ग्लोबल स्पेस ओपेरा सीरीज एंड्रोमेडा 2005 शामिल है। सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में स्मल्डर्स की पहली भूमिका अल्पकालिक 2003 एबीसी एडवेंचर ड्रामा सीरीज वेरिटास द क्वेस्ट में थी, जो एक सीजन तक चली थी। उन्होंने 2004 में एक्शन फिल्म वॉकिंग टाल में सहायक भूमिका के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। 2005 में स्मल्डर्स को सीबीएस सीरीज हाउ आई मेट योर मदर में टेलीविजन रिपोर्टर और पूर्व किशोर पॉप स्टार रॉबिन शेरबात्स्की की भूमिका में लिया गया था। यह सीरीज 9 सीजन के बाद 2014 में समाप्त हुई, जिसने पूरे दौर में 10 एमी अवार्ड जीते। 8 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक मान्यता मिली और पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2009 में वह कॉमेडी फिल्म द स्लैमिन सैल्मन में दिखाई दीं। इसके बाद वह एचबीओ कॉमेडी ड्रामा सीरीज हाउ टू मेक इट इन अमेरिका के 2010 के पायलट एपिसोड में दिखाई दीं। जून 2010 में स्मल्डर्स ने वेस्टसाइड थिएटर में डेलिया और नोरा एफ्रॉन के नाटक लव, लॉस एंड व्हाट आई वोर में अपना ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया। एक श्यामला महिला कैमरे पर मुस्कुराती है। 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में स्मल्डर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रेंचाइजी में शील्ड एजेंट मारिया हिल के रूप में अभिनय करने के लिए और अधिक पहचान मिली, जिसकी शुरुआत 2012 की सुपरहीरो एक्शन फिल्म द एवेंजर से हुई। उन्होंने चरित्र को चित्रित करने के लिए बंदूकें संभालने के लिए लॉस एंजिल्स स्वाट टीम ट्रेनर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 11 स्मल्डर्स ने एबीसी सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला एजेंट्स ऑफ शील्ड 2013 से 2015 के 3 एपिसोड में भूमिका को दोहराया। 12 और फिल्मों कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018, एवेंजर्स एंड गेम 2019 और स्पाइडर-मैन फार फ्रॉम होम 2019। स्मल्डर्स ने रोमांटिक ड्रामा सेफ हेवन 2013, कॉमेडी ड्रामा डिलीवरी मैन 2013 और रोमांटिक कॉमेडी वे केम टुगेदर 2014 में भी अभिनय किया। 15 स्मल्डर्स ने 2014 की एनिमेटेड फिल्म द लेगो मूवी में वंडर वुमन के लेगो संस्करण को आवाज दी। यह पहली बार था जब वंडर वुमन चरित्र की एक नाटकीय फिल्म उपस्थिति थी। 16 जुलाई 2015 में उन्हें टेलीविजन फिल्म कन्फर्मेशन से बाहर निकलने की खबर मिली क्योंकि उन्होंने अपना पैर तोड़ दिया था। फिर जो लिस्टर जोन्स को हैरिएट ग्रांट की भूमिका में उनकी जगह लेने की पुष्टि की गई। 17 2015 में स्मल्डर्स ने ड्रामा फिल्म अनएक्सपेक्टेड और रोमांटिक कॉमेडी रिजल्ट्स में अभिनय किया। वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बीइंग कैनेडियन में भी दिखाई दी और नील पैट्रिक हैरिस के साथ एनबीसी किस्म की श्रृंखला बेस्ट टाइम एवर में अतिथि भूमिका निभाई। 2016 में वह कॉमेडी ड्रामा द इंटरवेंशन में मेलानी लिंस्की, नताशा लियोन और आलिया शौकत के साथ एक्शन एडवेंचर फिल्म जैक रीचर नेवर गो बैक में दिखाई दीं। 2017 से ब्रॉडवे डेब्यू और अन्य भूमिकाएं। 2017 में उन्होंने नोएल कायर की कॉमेडी प्रेजेंट लाफ्टर के पुनरुद्धार में केविन क्लाइन के साथ जोआना लिपियाट की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। वैरायटी की मर्लिन स्टासियो ने भूमिका में स्मल्डर्स की प्रशंसा करते हुए लिखा, स्मल्डर्स की भूमिका में एक सुंदर, कायरतापूर्ण हवा है और सुसान हिल्फटी की वेशभूषा को और भी शानदार बनाती है। 18 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने लिखा, स्मल्डर्स सनसनीखेज दिखती है। वह देर से 1930 के दशक की शान का प्रतीक है। वह खुद को संतुलन और आत्मविश्वास के साथ पेश करती है। 19 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट ब्रॉडवे डेब्यू के लिए थिएटर वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके प्रदर्शन को ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ फिल्माया गया और पीबीएस पर दिखाया गया। 20 इसके अलावा 2017 में
उन्होंने नेटफ्लिक्स ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चूनेट इवेंट्स में मदर के आवर्ती चरित्र को चित्रित किया, जिसे मिसेज क्वागमायर के रूप में भी जाना जाता है, जो इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। 21 उसी वर्ष वह कॉमेडी फिल्मों लिटरली, राइट बिफोर आरोन और किलिंग गुंथर में दिखाई दीं। 2017 से 2019 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज में लिसा टर्नर की मुख्य भूमिका में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म सॉन्गबर्ड में जोआन स्काई की मुख्य भूमिका में अभिनय किया, जिसे वैकल्पिक रूप से ऑल राइट नाउ भी कहा जाता है। फिल्म में सुधार किया गया था और इसे 5 दिनों के दौरान शूट किया गया था। एक श्यामला महिला मुस्कुराती है। 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में स्मल्डर्स। 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सिटकॉम गिरफ्तार विकास के 3 एपिसोड में यंग ल्यूसिल ब्लथ के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और एचबीओ एंथोलॉजी श्रृंखला रूम 104 के एक एपिसोड में दिखाई दीं। उन्होंने एबीसी अपराध ड्रामा सीरीज स्टम्पटाउन में डेक्स पेरियोस के रूप में भी अभिनय किया, जो एक पीटीएसडी से पीड़ित सैन्य दिग्गज निजी जासूस बन गया, जिसका प्रीमियर 25 सितंबर 2019 को सकारात्मक समीक्षा के साथ हुआ। 24 उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सुपरहीरो सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स च्वाइस सुपर अवार्ड मिला। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण एक सीजन के बाद श्रृंखला को रद्द कर दिया गया था। इसे मूल रूप से दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 2021 में उन्होंने एफएक्स ट्रू क्राइम एंथोलॉजी सीरीज इम्पीचमेंट, अमेरिकन क्राइम स्टोरी में मीडिया पंडित एन कूल्टर को चित्रित किया, जिसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 26 उसी वर्ष उन्होंने डिज्नी प्लस एनिमेटेड एंथोलॉजी सीरीज व्हाट इफ में मारिया हिल के रूप में एक आवाज की भूमिका निभाई थी। 2022 में उन्होंने एचआईएमवाईएम स्पिन ऑफ हाउ आई मेट योर फादर के पहले सीजन के समापन में रॉबिन शेरबात्स्की की अपनी भूमिका को दोहराया, जो हुलू पर प्रसारित हुआ। 27 इसके अलावा 2022 में उन्होंने अमेजन फ्रीवी आने वाली उम्र की ड्रामा सीरीज हाई स्कूल में अभिनय किया, जो टेगन और सारा द्वारा इसी नाम के 2019 संस्मरण पर आधारित है। 28 2023 में स्मल्डर्स ने मारिया हिल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, डिज्नी चैनल की एनिमेटेड सीरीज मून गर्ल और डेविल डायनासोर में चरित्र को आवाज दी और डिज्नी प्लस सीमित सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में दिखाई दीं। 29 व्यक्तिगत जीवन। 4 साल पहले एक साझा मित्र की पार्टी में मिलने के बाद जनवरी 2009 में स्मल्डर्स ने तरन किलम से सगाई कर ली। 30 उन्होंने 8 सितंबर 2012 को कैलिफोर्निया के सोलवांग में शादी की। 31 उनकी 2 बेटियां हैं। 32, 33, 34 जनवरी 2025 में लॉस एंजिल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में स्मल्डर्स और किलम का घर एक जंगल की आग से नष्ट हो गया। 35 2015 में स्मल्डर्स ने खुलासा किया कि उन्हें 25 साल की उम्र में डिंबग्रंथि के कैंसर का पता चला था, जब वे 2007 में हाउ आई मेट योर मदर के सीजन 3 की शूटिंग कर रही थीं। उनके अंडाशय से 2 ट्यूमर निकालने के लिए उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन कैंसर उनके लिम्फ नोड्स में फैल गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2 वर्षों के दौरान कई ऑपरेशन की आवश्यकता थी। 37 अगस्त 2019 में स्मल्डर्स ने खुलासा किया कि वह छूट में है। 38 2020 में स्मल्डर्स ने घोषणा की कि वह एक अमेरिकी नागरिक बन गई है, जबकि अभी भी उनकी कनाडाई नागरिकता बरकरार है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक बनने की उनकी प्रेरणा का एक हिस्सा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के कारण था। 39 वह वैंकूवर कैनक्स की प्रशंसक है। 40 कोहेन ने कहा कि अमेरिकी ग्रिफिन, ओब्रायन और स्टिलर इस विषय से मोहित थे, और जब उन्हें भाग लेने वाले कनाडाई मशहूर हस्तियों के बारे में पता चला तो वे इसका हिस्सा बनना चाहते थे। 5 वितरक एंटरटेनमेंट 1
मशहूर हस्तियों के साक्षात्कारों से मीडिया का ध्यान आकर्षित होने के कारण परियोजना की ओर आकर्षित हुआ। 18 कोहेन ने पाया कि 120 घंटे के साक्षात्कारों को कम करके 89 मिनट की एक तैयार फिल्म बनाने के लिए महीनों के संपादन की आवश्यकता थी। 2-11 कुछ सामग्री जो फिल्म में इस्तेमाल नहीं की गई थी, उसे प्रचार प्रायोजकों और वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी) सेवाओं को बोनस फुटेज के रूप में प्रदान किया गया था। 18 फाइनेंसिंग। कोर प्रोडक्शन टीम, जिसने आस्थगित भुगतान पर काम किया, ने शुरू में बीइंग कैनेडियन को स्ववित्तपोषित किया। टेलीफिल्म कनाडा से फंडिंग अनिश्चित थी क्योंकि हालांकि फिल्म कनाडाई लोगों द्वारा बनाई गई थी और यह कनाडाई होने के बारे में है, फंडिंग बॉडी ने सवाल किया कि क्या यह पर्याप्त रूप से कनाडाई है। 4 ऐसा इसलिए था क्योंकि कनाडाई ग्रे और आरोन्स की प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनी पिक्चर्स का कैलिफोर्निया स्थित स्थान तकनीकी रूप से फिल्म को यूएस कनाडा सहनिर्माण बनाता है। 18 बाद में टेलीफिल्म ने फिल्म के लिए वित्तपोषण प्रदान किया। 20 प्रोडक्शन ने 17 मई 2013 से क्राउडफंडिंग वेबसाइट इंडिगोगो 4 पर सार्वजनिक धन उगाहने का काम किया। पहले पखवाड़े में $95,000 के लक्ष्य की ओर $12,000 जुटाए। 21 मुक्त करना। कोहेन ने क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप को फिल्माने के 2 महीने बाद सितंबर 2013 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बीइंग कैनेडियन को रिलीज करने की उम्मीद की थी। 4 इसके बजाय फिल्म का प्रीमियर 25 अप्रैल 2015 को टोरंटो के हॉट डॉग्स अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र महोत्सव के हिस्से के रूप में ब्लोर हॉट डॉग्स सिनेमा में हुआ। 8-22 फिल्म को 17 प्रीमियर वृत्तचित्रों, हाल के पुरस्कार विजेताओं और अनुभवी वृत्तचित्र निर्माताओं के कार्यों के विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम में दिखाया गया था। एक अगले दिन बीइंग कैनेडियन को कनाडा में वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी) सेवाओं के माध्यम से जारी किया गया। 5 स्क्रीन की सीमित उपलब्धता के कारण एंटरटेनमेंट वन का मानना था कि तत्काल वीओडी रिलीज फिल्म को अपने प्रीमियर के मीडिया कवरेज का लाभ उठाते हुए उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा तरीका था। कैंडी फैक्ट्री फिल्म्स ने हॉट डॉग्स फेस्टिवल में अमेरिका और दुनिया भर में वितरण अधिकार हासिल किए। 19-23 बीइंग कैनेडियन की यूएस रिलीज मूल रूप से 1 जुलाई कनाडा दिवस के लिए योजनाबद्ध थी। 18 इसके बजाय फिल्म का यूएस थिएट्रिकल प्रीमियर 18 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क शहर के सिनेमा विलेज में हुआ, जिसमें म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा के साथ साझेदारी में टेलीफिल्म कनाडा के कनाडा कूल प्रदर्शनी दौरे का शुभारंभ हुआ। 24 उसी दिन बीइंग कैनेडियन को यूएस में वीओडी पर रिलीज किया गया। 19-25 बीइंग कैनेडियन का टेलीविजन प्रीमियर 13 दिसंबर 2015 को द मूवी नेटवर्क पर हुआ था। 26 उसी वर्ष फिल्म ने कई फिल्म समारोहों का दौरा किया, जिसमें नानटाकेट फिल्म फेस्टिवल, 27 डॉगफेस्ट फिल्म फेस्टिवल, 28 और ट्रेवर्स सिटी फिल्म फेस्टिवल शामिल थे। 29 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने लिखा कि बीइंग कैनेडियन एक बहुत जरूरी नहीं लेकिन ध्यान खींचने वाली डॉक्यूमेंट्री है। उन्होंने पाया कि यह कनाडा के बारे में हर रूढ़िवादिता को बड़ी संख्या में कनाडाई मशहूर हस्तियों द्वारा मनोरंजक टिप्पणियों के साथ पेश करती है, लेकिन यह उठाए गए सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देती है। 2 टोरंटोइस्ट केविल स्लोअन और कार्ली मैगा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। मशहूर हस्तियों के साक्षात्कारों को मनोरंजक पाया, लेकिन इसे एक उथली जांच कहा जो सांस्कृतिक विचित्रताओं को स्वीकार करती है, बिना उत्तर खोजे घरेलू दर्शकों के लिए कुछ भी नया पेश नहीं करती। 22 एलए टाइम्स के माइकल रेचफेन ने पाया कि बीइंग कैनेडियन गहन विश्लेषण से ज्यादा एक चेकलिस्ट है और कहा कि हास्य को उदासीन अमेरिकियों की तुलना में कनाडाई प्रवासी ज्यादा समझेंगे। 30 नेशनल पोस्ट के डेविड बेरी ने फिल्म को 4 में से 1 रेटिंग दी और लिखा कि इसके चुटकुले और अवलोकन बासी, पुराने और एक भद्दे कथानक से बंधे हुए हैं। 13 नाउ मैगजीन के नॉर्मन विल्नर ने इसे एक चापलूसी स्टंट कहा और कहा, हास्य के अपने प्रयासों के माध्यम से
फिल्म पहचान और सांस्कृतिक जिम्मेदारी पर साक्षात्कारकर्ताओं की विचारशील राय को खारिज करती है। 7. मोमा के क्यूरेटर एमेरिटस लॉरेंस कार्डिश ने कहा कि बीइंग कैनेडियन में महत्वाकांक्षी मौलिकता है। 24. एंटरटेनमेंट वीकली के डैन स्नायरसन ने इसे एक आकर्षक अंडरडॉग फिल्म कहा। 3. टोरंटो स्टार की डेब्रा येओ ने लिखा कि यह फिल्म कनाडाई दर्शकों को गर्व या कम से कम मनोरंजन से भर सकती है। 26. द टोरंटो सन की लिज ब्रॉन ने लिखा कि साक्षात्कार बीइंग कैनेडियन का सबसे अच्छा हिस्सा है, जिसमें कनाडाई संस्कृति पर एक संक्षिप्त नज़र में हास्य को अच्छी तरह से पेश किया गया है। 31. एक्सक्लेम के मैथ्यू रिची ने लिखा कि कॉमेडी डॉक्यूमेंट्री प्यार का श्रम है जो मूर्खता से भरा है, और इसका अंतर्निहित संदेश है कनाडाई मजाकिया लोग है। 9. पॉइंट ऑफ व्यू मैगजीन के पैट मुलेन ने उन्होंने इसकी तुलना एलन ज्वेग की 2013 की डॉक्यूमेंट्री व्हेन ज्यूज वेयर फनी से की, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता अपने सामान्य अनुभवों की बेतुकी बातों पर हंसते और मजाक करते हैं। मुलेन ने चुटकुला सुनाने की कला में फिल्म की खामियों को माफ किया। 11. एस्क्वायर के लिए लिखते हुए स्टीफन मार्चे ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडाई लोगों की अदृश्य बाहरी स्थिति पर ध्यान दिया, जिसके बारे में साक्षात्कार करने वाले हास्य कलाकारों का कहना है कि यह उन्हें एक विशेष बढ़त देता है। उन्होंने पाया कि यह फिल्म एक सच्ची डॉक्यूमेंट्री कॉमेडी है, जो एक देश की पहचान की खोज में एक यात्रा है, जो एक मजाक पर उतरती है। मार्चे के अनुसार कनाडाई सबसे अच्छे विदेशी होते हैं। आप मुश्किल से बता सकते हैं कि वे वहाँ हैं, और जब आप उन्हें नोटिस करते हैं तो वे आपको हंसाते हैं। 10. टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल ने कोहेन की बेतुकी और उदार बुद्धि और अपने विषयों को खोलने की उनकी क्षमता का उल्लेख किया। 6. पुरस्कार नामांकन। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने 2016 में अपने 68वें वार्षिक पुरस्कारों में बीइंग कैनेडियन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पटकथा के लिए नामांकित किया। 32. 33. यह भी देखे ग्रेट कैनेडियन मेपल सिरप हीस्ट, कनाडा का षड्यंत्र, जब यहूदी मजाकिया थे। फिल्म की शुरुआत कनाडाई परिसंघ के एक संक्षिप्त मॉक्यूमेंट्री से होती है, जिसके बारे में फिल्म निर्माता रॉबर्ट कोहेन कहते हैं कि देश के बाहर इसे उदासीनता से देखा गया। कोहेन फिर कैलगरी, अल्बर्टा में अपने बचपन और लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में जाने के बारे में बात करते हैं, जहां वे एक टेलीविजन सिटकॉम लेखक बन गए। अपने परिचय में कोहेन ने 22 जून से 1 जुलाई 2013 तक एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप को पूरा करते हुए कनाडाई और विदेशियों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से बीइंग कैनेडियन को अमेरिका में रहने के दौरान उनके द्वारा सामना की गई निराशाजनक अज्ञानता और रूढ़ियों को तलाशने का एक प्रयास बताया। 5. कनाडा के बारे में बाहरी लोगों की धारणाओं को साक्षात्कारों और वास्तविक साक्ष्यों से दर्शाया गया है, जैसे कि यह विचार कि सभी कनाडाई बंजर परिदृश्य में इग्लू में रहते हैं। 3. कई कनाडाई जिन्होंने अमेरिकी मनोरंजन उद्योग में काम किया है, उन्होंने बताया कि उनकी राष्ट्रीयता को लेकर भ्रम या संदेह की स्थिति थी, जिसकी तुलना अदृश्य बाहरी व्यक्ति के मैकार्थयुग के व्यामोह से की जाती है। 4. 10. कनाडा के लोगों की विनम्रता और माफी मांगने की प्रवृत्ति को एक सच्चे सकारात्मक स्टीरियोटाइप के रूप में जाना जाता है, अच्छे लोगों के रूप में प्रतिष्ठा जो विदेशों में बेहतर सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाती है, विशेष रूप से अमेरिकियों की तुलना में। कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने कहा कि कनाडाई अपनी शिष्टता के गुलाम है, एक बयान जिसके बाद माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे निष्क्रियाक्रामकता के रूप में देखते हैं। 11. 10. 12. मेपल सिरप को कनाडाई व्यंजनों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के लिए जाना जाता है, और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मेपल के पत्ते के साथ इसका संबंध और देश के सबसे बड़े अपराधों में से एक ग्रेट कैनेडियन मेपल सिरप हीस्ट है। 2. कनाडाई खेलों की चर्चा में हॉकी मुकाबलों और कनाडाई फुटबॉल लीग की 1951 और 1976 की चैंपियनशिप में देखा गया सम्मान शामिल है, जिसमें प्रतिस्पर्धी टीमों के होमोफोनिक नाम थे। 13.
ओंटारियो में प्रवेश करते ही मौसम अचानक बदल जाता है और कनाडाई लोगों को आइस स्केटिंग, कला प्रदर्शन और ओटावा में जमी हुई रिड्यू नहर पर मछली पकड़ने के साथ इसका आनंद लेते हुए दिखाया गया है। 14. एक कनाडाई जलवायु में अस्तित्व पर अग्रणी और आधुनिक समय के संदर्भ में चर्चा की गई है, जिसमें भाग्यवादी हास्य को एक मुकाबला तंत्र के रूप में उठाया गया है। कई कनाडाई हास्य कलाकारों को देखते हुए कनाडाई हास्य पर चर्चा की गई है। 9. कहा जाता है कि प्रमुख ब्रिटिश और अमेरिकी संस्कृतियों के बीच कनाडा का मेल आत्महीन दलित पात्रों और पसंद करने योग्य उपद्रवियों के साथ अवलोकन हास्य, व्यंग्य और पैरोडी के लिए एक बाहरी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। म्यूजिकल राइड का देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन देखने के लिए सस्केचेवान में रुकने के बाद कोहेन अपने गृहनगर कैलगरी की यात्रा करते हैं। उनके बचपन के कनाडाई टेलीविजन की जांच की जाती है, जिसमें कम उत्पादन मूल्यों और द बीचकॉम्बर्स के 2 दशक के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है। अमेरिकी टेलीविजन के साथ तुलना करने पर कनाडा के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रेमघृणा संबंधों की चर्चा होती है। कनाडा की तुलना एक ध्यान आकर्षित करने वाले छोटे भाई से की जाती है और साक्षात्कारकर्ताओं ने नोट किया कि कनाडा को अपने दक्षिणी पड़ोसी से कोई स्वीकृति मिलने की संभावना नहीं है और यह अधिकांश अमेरिकियों के विचारों में प्रवेश नहीं करता है। 16. कनाडाई लोगों की हीन भावना पर चर्चा की जाती है, साथ ही कई कनाडाई लोगों की तुलना करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की जाती है। कोहेन कनाडा के एक मनोचिकित्सक से मिलते हैं। 2. इंग्लैंड और फ्रांस के एक बच्चे के रूप में, जो एक शोरगुल वाले पड़ोसी के बगल में एक अजीब परवरिश के साथ रहता है, और उसे बताया जाता है कि वह बाहरी तुलनाओं के साथ खुद को परिभाषित करने में खुश नहीं हो सकता। कोहेन उदास हो जाता है क्योंकि वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत करता है, जिसके पास इस बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि कनाडाई होने का क्या मतलब है। तूफान के कारण रुकने के दौरान कोहेन के प्रोजेक्ट के बारे में संदेह बढ़ता है और उसे वेन ग्रेचकी का एक नशे में धुत दर्शन होता है, जो कोहेन को कनाडा पर विश्वास करने और दृढ़ रहने के लिए कहता है। वह कनाडा दिवस समारोह के लिए समय पर वैंकूवर पहुंचता है। एक उत्साही और उल्लासपूर्ण परेड को फिल्माते समय कोहेन को पता चलता है कि उनकी अनुपस्थिति में कनाडा एक आत्मविश्वासी, देशभक्त देश के रूप में विकसित हुआ है, जिसे उसके या उसकी फिल्म द्वारा बचाव की आवश्यकता नहीं है। गर्व की एक नई भावना के साथ कोहेन को पता चलता है कि उसकी असुरक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, कि आधुनिक समय के कनाडा को बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है और वह उस पहचान को अपने साथ ले जा सकता है। 3. विकास और उत्पादन। 2008 में कोहेन ने डॉक्यूमेंट्री के लिए एक ठोस योजना के बिना साक्षात्कार एकत्र करना शुरू कर दिया। 5. 2011 में टोरंटो के हम्बर कॉलेज में कोहेन ने उन कारकों के बारे में बात की जो कनाडा को बड़ी संख्या में कॉमेडियन बनाने की अनुमति देते हैं। इस मुद्दे पर उनके शोध ने कनाडाई पहचान और देश में दुनिया के बाकी हिस्सों की स्पष्ट रुचि की कमी के बारे में व्यक्तिगत सवाल उठाए। 4. कोहेन संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा और कनाडाई लोगों की धारणाओं से निराश थे। डी और रूरियो और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश की। 3. डॉक्यूमेंट्री शेरमेन मार्च ने कोहेन को फिल्म की संरचना के लिए प्रेरित किया, जो कि पेग्गीज कोव, नोवा स्कोटिया से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया तक 10 दिवसीय सड़क यात्रा का अनुसरण करती है। 17. 14. ग्रेनी पिक्चर्स के निर्माता कॉलिन ग्रे और मेगन रेनी आरोन्स उर्फ द सिब्स ने कहा कि कोहेन की परियोजना उनके लिए पहली नज़र में प्यार थी। 18. इसे अमेज फिल्म प्लस टेलीविजन के लिए माइकल साउथर, टेजा लॉरेंस और माइकल लाफेट्रा द्वारा कार्यकारी निर्मित किया गया था। 19. एडवर्ड एम. ज्विक, जन्म 8 अक्टूबर 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी ड्रामा और महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म शैलियों में काम किया है और उन्हें शेक्सपियर इन लव 1998 के निर्माण के लिए अकादमी पुरस्कार और साथ ही बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कॉमेडी अबाउट लास्ट नाइट
1986 से अपनी फिल्मी शुरुआत की, उसके बाद ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, करेज अंडर फायर 1996, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफायंस 2008 में काम किया। उनकी बाद की फिल्मों में लव एंड अदर ड्रग्स 2010, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 शामिल है। वह 1987 से 1991 तक एबीसी पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला 30 समथिंग और 1999 से 2002 तक वंस एंड अगेन के सहनिर्माता भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्विक का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को शिकागो, इलिनोइस में एक यहूदी परिवार में रूथ एलेन, नी रीच और एलन ज्विक के बेटे के रूप में हुआ था। 1, 2, 3, 4 उन्होंने न्यू ट्रायर हाई स्कूल में पढ़ाई की, 1974 में हार्वर्ड से बीए किया और एएफआई कंजर्वेटरी में भाग लिया, 1975 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। एक ही उपनाम और पेशे को साझा करने के बावजूद, एडवर्ड साथी निर्देशक जोएल ज्विक से संबंधित नहीं है। 1982 से उनकी शादी अभिनेत्री लिबर्टी गॉरशॉल से हुई है और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। 4. आजीविका। उनकी फिल्मों में ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 शामिल है। मार्शल हर्सकोविच के साथ ज्विक द बेडफोर्ड फॉल्स कंपनी नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं। फ्रैंक कैप्रा की इट्स ए वंडरफुल लाइफ में दिखाए गए शहर के नाम से प्रेरित। इस कंपनी ने ट्रैफिक और शेक्सपियर इन लव जैसी फिल्में और टीवी शो 30 समथिंग, रिलेटिविटी, वंस एंड अगेन और माई सो कॉल्ड लाइफ का निर्माण किया है। ज्विक के काम ने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसमें एक निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट नाटकीय विशेष के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल है। वह शेक्सपियर इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। उन्हें ट्रैफिक के लिए उसी श्रेणी में नामांकित भी किया गया था। उन्हें कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 2024 में ज्विक ने अपना संस्मरण हिट्स, फ्लॉप्स एंड अदर इल्यूजन्स, माई 40 समथिंग ईयर्स इन हॉलीवुड जारी किया। 5. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, निर्माता, लेखक। 1986 कल रात के बारे में। हाँ नहीं नहीं। 1989 वैभव, हाँ नहीं नहीं। 1992 सामान्य छोड़ना, हाँ नहीं नहीं। 1994 पतझड़ के मौसम की या। हॉट डॉग्स कैनेडियन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल में हुआ। 18 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क शहर में इसके यूएस प्रीमियर ने कनारा कूल फिल्म टूर की शुरुआत की, जिसे टेलीफिल्म कनारा और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, मोमा, द्वारा प्रायोजित किया गया था। फिल्म के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलीजुली थी, जबकि कुछ आलोचकों ने कहा कि यह कनारा के लिए एक मनोरंजक देशभक्तिपूर्ण प्रेम पत्र है। अन्य ने कहा कि यह पूछे गए सवालों के लिए एक नया दृष्टिकोण या सार्थक उत्तर देने में विफल है। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनप्ले पुरस्कार के लिए नामांकित किया। आधार। कॉमेडी लेखक रॉबर्ट कोहेन कनारा लौटते हैं और कनाडाई पहचान, एक और विदेश में रहने के दौरान उनके सामने आने वाली रूरियों और अज्ञानता के बारे में जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। कोहेन ने कई दर्जन कनाडाई और कुछ अमेरिकियों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से अधिकांश हास्य कलाकार हैं, और उनसे ऐसे सवाल पूछे जो उनसे अक्सर पूछे जाते थे। साक्षात्कारों में एक सड़क यात्रा के फुटेज शामिल है, जिसमें कोहेन अपने वयस्क जीवन का अधिकांश समय संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के बाद कनारा की यात्रा करते हैं और कनारा दिवस समारोह के लिए वैंकूवर पहुंचने से पहले जवाब खोजने और गलत धारणाओं को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं। 3.
साक्षात्कार। कोहेन ने फिल्म के लिए 100 से ज्यादा साक्षात्कार किए। 4. जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए, साक्षात्कारकर्ता हास्य कलाकार है। उन्होंने कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश और भारत में जनता के साथ संक्षिप्त सड़क पर साक्षात्कार भी किए। कनाडाई उपस्थिति के क्रम में डैन एक्रोयड 5, होवी मेंडेल 5, रश 5, गेड्डी ली संगीतकार, नील पियर्ट संगीतकार, एलेक्स लाइफसन संगीतकार, यूजीन लेवी 5, विल अर्नेट 5, कैरोलीन रिया, मोर्ले सेफर पत्रकार 3, सेठ रोजेन 5, कोबी स्मल्डर्स 2, एन लू समाचार एंकर, तान्या मेमे पूर्व मिस वर्ल्ड कनाडा, मार्टिन शॉर्ट 5, जेसन प्रीस्टली 5, कैथरीन ओहारा 2, माइकल जे फॉक्स 5, जोएल एच कोहेन सिटकॉम लेखक, टिम लॉन्ग सिटकॉम लेखक, डैन सिग्नर सिटकॉम लेखक, चक टाथम सिटकॉम लेखक, जॉर्ज स्ट्रोम्बोलोपोलोस टीवी होस्ट, एलानिस मोरिसेट गायक गीतकार 2, किम कैंपबेल पूर्व प्रधानमंत्री 6, डेव फोले 2, माइक मायर्स 5, डेविड स्टीनबर्ग 2, एड्रियन हरवुड रेडियो होस्ट, ब्रिगिट कैल, एंड्रयू क्लार्क प्रोफेसर, एलन थिके 7, एलेक्स ट्रेबेक टीवी होस्ट 2, नंगे बदन महिलाएं 5, स्टीवन पेज संगीतकार, टाइलर स्टीवर्ट संगीतकार, केविन हर्न संगीतकार, एड रॉबर्टसन संगीतकार, रसेल पीटर्स 6, रसेल कीथ रेनी रॉकेट वैज्ञानिक, मैल्कम ग्लैडवेल लेखक, ट्रेलर पार्क बॉयज चरित्र में 8, जॉन पॉल ट्रेम्बले जूलियन, रॉब वेल्स रिकी लाफ्लूर के रूप में, माइक स्मिथ बबल्स, फियरलेस फ्रेड रेडियो होस्ट, पॉल शेफर संगीतकार 4, नाथन फिलियन 2, विलियम शैटनर अभिनेता 2, मनीषा कृष्णन पत्रकार, लिंडा एलन शिष्टाचार विशेषज्ञ, एंड्रयू एस्टाब्रूक्स शराब बनाने वाला, माइक मैकडोनाल्ड, क्रिस्टी मॉर्गन बोनापार्ट बैंड सेक्वेपेमक नेशन, रिच लिटिल रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स, मार्क थुएट शेफ, मैरी बैमफोर्ड पोषण विशेषज्ञ, पॉल रुइलार्ड डिप्टी डायरेक्टर फेडरेशन ऑफ क्यूबेक मेपल सिरप प्रोड्यूसर्स। तो दोस्तों, इससे पहले जो लास्ट पार्ट हमें देखने को मिला था द रिचर 2, वो हमें तकरीबन 2016 में देखने को मिला था। रिलीजिंग डेट 16 अक्टूबर थी और उसमें इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो बजट इसका तकरीबन मैं आपको बता दूं 96 मिलियन डॉलर्स का था, जिसमें इसने रिकवरी की लगभग 60 मिलियन से ऊपर का इसने कलेक्शन दिया। तो मूवी हिट रही थी और बाकी अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।